आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है नेटवेव इंस्टीट्यूट। दोस्तों आज मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ पीजीडीसीए सेकेंड सेम के आईटी ट्रेंड्स के यूनिट नंबर 5 के बारे में। दोस्तों यूनिट नंबर 5 को मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। पहला पार्ट आपको ये बताता है कि एमआईएस क्या है, सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल क्या है, उसके वेरियस फेजेस क्या हैं, सिस्टम प्लानिंग क्या होती है, इनिशियल इन्वेस्टिगेशन क्या होते हैं और यूज़र के रिक्वायरमेंट को एनालिसिस को कैसे डिटरमाइन किया जाता है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैंने आपसे इस पहले वाले पार्ट को डिस्कस किया हुआ है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ आप इसको लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। व्हाट इज़ एमआईएस, एमआईएस होता क्या है। अब दोस्तों एमआईएस 3 अक्षरों से मिलकर बना है। पहला है मैनेजमेंट, दूसरा है इंफॉर्मेशन, तीसरा है सिस्टम। अब हमको एमआईएस समझने से पहले इन तीनों के बारे में समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले अपन लोग आते हैं मैनेजमेंट के ऊपर। मैनेजमेंट क्या होता है। अब दोस्तों अपन लोग आते हैं मैनेजमेंट क्या होता है। तो दोस्तों मैनेजमेंट का मतलब होता है कि किसी भी टास्क को अचीव करने के लिए आपके पास जो रिसोर्सेज अवेलेबल है उनको आप प्रॉपर तरीके से यूज़ कीजिए, उनको करेक्ट टाइम पे यूज़ कीजिए, करेक्ट कॉस्ट में यूज़ कीजिए। जब आप इस पूरे प्रोसेस को फॉलो करेंगे तभी आप सही गोल को अचीव कर पाएंगे। मतलब रिसोर्सेज को प्रॉपर टाइम पे यूज़ करना है, प्रॉपर कॉस्ट पे यूज़ करना है। ठीक है। अब मैनेजमेंट अगर आप देखेंगे तो ये पांच बेसिक फंक्शंस होते हैं मैनेजमेंट के। पहला है प्लानिंग, मतलब आपका जो सेंट्रल गोल है उसको अचीव करने के लिए प्लानिंग क्या है। दूसरा जो बेसिक फंक्शन है वो है ऑर्गेनाइजिंग, जो रिसोर्सेज आपके पास अवेलेबल हैं उन सबको आपको ऑर्गेनाइज करना है प्रॉपर तरीके से ताकि वो गोल अचीव हो सके। ठीक है। अब उन रिसोर्सेज को डायरेक्ट करने की बात आती है, मतलब उन रिसोर्सेज को आपको डायरेक्ट करना है। फिर डायरेक्ट करने के बाद आपको मतलब डायरेक्शन देना है उन रिसोर्सेज को, जो भी रिसोर्सेज आपके साथ अवेलेबल हैं। फिर उसके बाद उन सब के साथ कोऑर्डिनेट करना है। तो अगला जो स्टेप है वो कोऑर्डिनेशन का। इसके अलावा फिर कोऑर्डिनेशन अगर हो जाता है, सब कुछ ठीक रहता है, तो फिर उस पूरे प्रोसेस को कंट्रोल करना है। तो अगला जो है उसको कंट्रोलिंग बोलते हैं। तो ये 5 बेसिक फंक्शंस अगर सही से परफॉर्म होंगे किसी भी सिस्टम के अंदर तो हमारा जो है गोल अचीव हो जाएगा प्रॉपर कॉस्ट पे, प्रॉपर रिसोर्सेज को यूज़ करके और प्रॉपर टाइम पे। और आप इसी को मैनेजमेंट कहते हैं। आते हैं इन्फॉर्मेशन के ऊपर। तो हम लोग यहाँ पे मैनेजमेंट समझ चुके हैं, मैनेजमेंट क्या होता है। अब आप लोग आते हैं इन्फॉर्मेशन के ऊपर। तो दोस्तों जो भी हमारा रॉ फैक्ट्स हैं वो हमारा डाटा कहलाता है। हम जो डे टू डे बिजनेस करते हैं, डे टू डे जो हम डेटा इकट्ठा करते हैं उस डेटा को हम प्रोसेस करते हैं और जब वो डेटा प्रोसेस होता है तो वो हमारी इन्फॉर्मेशन बन जाती है। ये इन्फॉर्मेशन हमारे लिए क्या काम करती है, ये इन्फॉर्मेशन हमें सिस्टम के लूप होल्स बताती है, सिस्टम में क्या कमियां हैं वो बताती है, सिस्टम कहाँ लैग डाउन हो रहा है वो बताती है, सिस्टम कहाँ पे अच्छा जा रहा है वो बताती है। तो ये इसको हम लोग इन्फॉर्मेशन बोलते हैं। जब तक प्रॉपर इन्फॉर्मेशन आपको सिस्टम के बारे में नहीं होगी तब तक आपका सिस्टम कभी भी सक्सेसफुल नहीं होगा। तो आपको सिस्टम की एक एक जानकारी होनी चाहिए, उसके एडवांटेजेस, उसके डिसएडवांटेजेस, उसके बिहेवियर के बारे में। तो ये जो डेटा हम डे टू डे में एक्सेस करते हैं और हम इनपुट लेते हैं, उस डेटा को प्रोसेस करके हम लोगों का इन्फॉर्मेशन जनरेट होता है और इसी इन्फॉर्मेशन के आधार पर मैनेजमेंट जो है आगे की प्लानिंग करता है, ऑपरेशंस की प्लानिंग करता है। तो ठीक है दोस्तों, अब ये दो आपके वर्ड्स कंप्लीट हो गए हैं। पहले मैंने आपको मैनेजमेंट बता दिया, सेकंड मैंने आपको इन्फॉर्मेशन बता दिया। अब आप लोग आते हैं सिस्टम के ऊपर। तो दोस्तों सिस्टम क्या होता है। सिस्टम एक इंटरडिपेंडेंट कंपोनेंट्स का ग्रुप है। ये ग्रुप आपस में लिंक रहता है ना। ठीक है। और ये ग्रुप आपस में लिंक रहते हैं और इनका जो अचीव होता है वो है कि गोल को अचीव करना। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं तो एक ह्यूमन बॉडी है। ह्यूमन बॉडी में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, हर पार्ट का अलग अलग काम है, पर सब पार्ट्स आपस में जुड़े हुए हैं और उनका मोटो है हाउ टू लिव, कि हमको जीना है। ठीक है। और कैसे जीना है वो इन पार्ट्स के ऊपर डिपेंड करता है। अब दोस्तों एक कोई भी पर्टिकुलर सिस्टम होगा उसके 3 पार्ट्स तो होंगे ही होंगे। पहला होगा इनपुट, दूसरा होगा प्रोसेस, तीसरा होगा आउटपुट। इनपुट में डेटा आपका इनपुट आएगा, उस डेटा को अगर आप प्रोसेस करते हैं तो प्रोसेस स्टेज में जाएगा और फिर उसके जो फैक्ट्स और डिसीजंस निकलते हैं वो आपके आउटपुट में जाएंगे। जो भी आप प्रोसेस करने पर जो भी आउटपुट आता है वो आउटपुट में जाएगा। तो ये दोस्तों हमारा सिस्टम है। अब हम लोग आते हैं एमआईएस क्या है। तो दोस्तों एमआईएस मैंने बताया तीनों अक्षरों से मिलकर बना है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो दोस्तों अगर एक मैं शॉर्ट डेफिनेशन की बात करूं तो हम ये कह सकते हैं कि एमआईएस एक कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम है
जो कि मैनेजर्स को टूल्स प्रोवाइड करता है। ठीक है, उन टूल्स से मैनेजर्स अपने ऑर्गेनाइजेशन के डिपार्टमेंट्स को इफ़िशेंटली इवेल्युएट करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं और मैनेज करते हैं। ठीक है, ऑर्गेनाइज करना मतलब पूरे पूरे डिपार्टमेंट को ऑर्गेनाइज करना, मतलब तरीके से जमाना, उनको चलाना। इवेल्युएट करना मतलब हम लोग कहाँ पे पीछे हैं, क्या हमारी विशेषता है, क्या हमारी कमियां हैं, उनको इवेल्युएट करना। और इफ़िशेंटली मतलब जो अपनी कमियां हैं उनको सही करके उसको इफ़िशेंट बनाना। तो ये जो तीनों काम हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के सबसे मेन काम है। अगर ये तीनों चीज़ें सही रहेंगी तो पूरा ऑर्गेनाइजेशन सही चलेगा। और इस इन काम को करने के लिए हमें कुछ टूल्स की रिक्वायरमेंट होती है। वो टूल्स हमको जो है वो टूल हमारा जो है वो हम MIS उस टूल को हम कह सकते हैं। ठीक है, तो MIS का एक कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम है जो कि मैनेजर्स को ये सब टूल्स प्रोवाइड करता है कि वो अपने पूरे डिपार्टमेंट्स को ऑर्गेनाइज कर सकें, इवेल्युएट कर सकें और एफिशिएंटली उनको मैनेज कर सकें। ठीक है, अब ये टूल्स होते कौन कौन से हैं? तो दोस्तों अक्सर ये टूल्स जितने भी हैं लगभग पूरा डाटा होता है, रिपोर्ट्स होती हैं। इन रिपोर्ट्स के आधार पे ही पूरा ऑर्गेनाइजेशन चलता है। ठीक है, अगर हम दूसरे एक डेफिनेशन और है मेरे पास जो मैंने यहाँ पे दिया हुआ है कि मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या है, ये इंटीग्रेटेड यूज़र मशीन सिस्टम है। इंटीग्रेटेड यूज़र मशीन सिस्टम है जो कि इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराती है ना। इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है मतलब कि आपको पूरा डेटा, जो आपने डेटा इनपुट दिया है उसको प्रोसेस करके आपको इन्फॉर्मेशन देती है। उस इन्फॉर्मेशन के आधार पे आप ऑपरेशंस परफॉर्म करते हो, मैनेजमेंट करते हो, उनका एनालिसिस करते हो और डिसीजन मेकिंग में वो इन्फॉर्मेशन आपकी हेल्प करती है। तो ये एक इंटीग्रेटेड यूज़र मशीन सिस्टम है। अगर मैं तीसरी डेफिनेशन की बात करूँ तो MIS एक सॉफ्टवेयर टूल है जो कि इन्फॉर्मेशन देता है जिससे कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन इफिशिएंटली और इफेक्टिवली चल सके। तो दोस्तों अब आपको समझ में आ गया होगा कि MIS क्या है। ठीक है, इट इज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ डेटा, इंफॉर्मेशन, पीपल एंड टेक्नोलॉजी विच गिव्स द इंफॉर्मेशन। ठीक है, ऑन दैट इंफॉर्मेशन, ऑन दैट डेटा आवर ऑर्गेनाइजेशन कैन बी इफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली मैनेज्ड। तो दोस्तों एक छोटी सी डेफिनेशन मैंने आपको बताई। अब इसमें क्या क्या होता है, तो इसके अंदर है कंप्यूटर, ये कॉम्बिनेशन होता है कंप्यूटर हार्डवेयर का और सॉफ्टवेयर का। इसमें मैनुअल प्रोसीजर्स भी होते हैं, इसमें मॉडल्स होते हैं जो कि डेटा को एनालिसिस करते हैं, उनकी प्लानिंग करते हैं, उनको कंट्रोल करते हैं और डिसीजन मेकिंग में भी ये हमारी हेल्प करते हैं। मतलब डिसीजन मेकिंग के मॉडल्स होते हैं और ये एक डेटाबेसेस भी होती हैं जो डेटा को वहाँ पर रखती हैं। तो एक MIS सिस्टम में ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ये एक MIS सिस्टम का जो है कह सकते हैं कि MIS सिस्टम में ये सारी चीज़ें, ये सारे मेन सिस्टम कंपोनेंट्स हैं। अब दोस्तों आप लोग आगे आते हैं कि एक छोटा सा मैंने दिया हुआ है कि यूज़ क्या है, रोल क्या है और MIS के एग्जांपल्स क्या हैं। तो MIS का यूज़ क्या है? तो दोस्तों MIS का उपयोग तभी होगा जब हमको सही इन्फॉर्मेशन सही आदमी तक पहुंचाएंगे, सही प्लेस पे पहुंचेगी, सही टाइम पे पहुंचेगी, सही फॉर्म में पहुंचेगी और करेक्ट कॉस्ट में पहुंचेगी। मतलब आपको MIS इन्फॉर्मेशन तो देता है पर वो इन्फॉर्मेशन सही पर्सन तक पहुंचनी चाहिए, सही टाइम सही जगह पे पहुंचनी चाहिए, सही टाइम पे पहुंचनी चाहिए और सही फॉर्म में पहुंचनी चाहिए और सही कॉस्ट पे पहुंचनी चाहिए। अगर कॉस्ट सही नहीं होगी तो इन्फॉर्मेशन किसी काम की नहीं है। दोस्तों ये तो आपका यूज़ ऑफ MIS हो गया। अब MIS एक सिस्टम में करता क्या है, मतलब क्या क्या कर सकता है? तो सबसे पहले कर सकता है क्वालिटी को एनालिसिस कर सकता है। क्वालिटी कैसे एनालाइज होगी दोस्तों? जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, अगर मान लीजिए कस्टमर को कोई सामान बेचता है तो उस सामान के आधार पे कस्टमर से फीडबैक लिया जाएगा कि उसकी क्वालिटी कैसी है। कस्टमर उसको फीडबैक देगा, उस फीडबैक के आधार पे, उनके कमेंट्स के आधार पे क्वालिटी को एनालाइज किया जाएगा। और भी बहुत सारे मापदंड होते हैं और भी बहुत सारे सिनेरियोज होते हैं जिन पे क्वालिटी को नापा जाता है। लेकिन अपन ये कह सकते हैं कि MIS जो है इस तरीके से यूज़र के कमेंट्स लेके भी क्वालिटी को एनालाइज करता है कि यूज़र क्या चाहता है और हमने क्या क्वालिटी का प्रोडक्ट उसको दिया है। दूसरा है कॉस्ट एंड बजट एनालिसिस। आपके जो सामान है, जो आप बेच रहे हो या जो आप सेल कर रहे हो, उसकी कॉस्ट क्या है,
ठीक है, उसमें क्या खर्चा लगा, उसका बजट क्या है, क्या किस सामान किस जो फाइनिश्ड प्रोडक्ट आपके पास आया वो किस प्राइस पे आएगा, उसको किस प्राइस पे मार्केट में बेचेंगे, बाकी जो सामान है वो जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो इस सामान को कितने में बेच रहे हैं, वो सारी चीज़ें हमें कॉस्ट और बजट एनालिसिस में आ जाएंगी। रिस्क एनालिसिस, कोई भी नया प्रोडक्ट लॉन्च किया तो उसके अंदर रिस्क क्या है, अभी मार्केट में क्या ट्रेंड चल रहा है, अगर हम इसको लॉन्च करेंगे तो ये कस्टमर किस तरह से इसको रिएक्ट करेगा, ये सब भी एनालिसिस एमआईएस कर सकता है। मार्केट का एनालिसिस, मार्केट में भी क्या चल रहा है, ट्रेंड्स क्या है मार्केट का, आने वाले टाइम पे मार्केट क्या बोलेगा, क्या रहेगा, क्या कस्टमर किस तरफ जाएगा, ये सारी चीज़ें भी एक फ्यूचर एनालिसिस, एक मार्केट एनालिसिस करके एमआईएस हमको दे सकता है। इसी तरह से इन्वेंट्री एनालिसिस, फीडबैक एनालिसिस, बिहेवियर एनालिसिस, ये सारी चीज़ें जो हैं ये एमआईएस के रूल्स हैं, एमआईएस के रूल हैं, ठीक है। और कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर एमआईएस इंस्टॉल कराती है अपने यहाँ पे तो उसको ये सारी चीज़ें मिलनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा रिपोर्ट सेक्शन, डैशबोर्ड प्रिपरेशन भी है। रिपोर्ट्स तो मिलती हैं, बिना रिपोर्ट्स के तो एमआईएस काम ही नहीं करता है। अब दोस्तों जो मेन कुछ एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे लिए हुए हैं एमआईएस के लिए, तो वो एमआईएस के एग्जांपल्स हैं। डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, ठीक है। डिसीजन सपोर्ट सिस्टम क्या करता है कि टॉप लेवल मैनेजमेंट को डिसीजन लेने में हेल्प करता है कि अगर आप ये डिसीजन लोगे तो ये रिस्क है, ये मार्केट बोल रहा है, ये इन्वेंट्री है, ये आपका कॉस्ट बजट एनालिसिस है। तो इस तरह से जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है वो एमआईएस के कुछ एग्जाम्पल, कुछ रिपोर्ट्स को देख के डिसीजन ले सकता है, इसलिए इसको डिसीजन सपोर्ट सिस्टम बोलते हैं। इस तरह से एग्जीक्यूटिव इन्फॉर्मेशन सिस्टम, जो भी एग्जीक्यूटिव आपके यहाँ अपॉइंटेड हैं उनका बिहेवियर वो सब करके वो एक इन्फॉर्मेशन सिस्टम डेवलप किया हुआ है जो कि उनकी इन्फॉर्मेशन देता है। इस तरह से मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम। तो दोस्तों ये कुछ एमआईएस के एग्जाम्पल्स हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आप लोग आते हैं एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ एमआईएस के ऊपर। तो दोस्तों एडवांटेजेस तो काफ़ी अच्छे हैं एमआईएस के, काफ़ी ज़्यादा भी हैं, लेकिन कुछ मैंने इस पर से छाट के लिए हुए हैं, ठीक है। पहला एडवांटेज है कि कंपनी को अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस पता पड़ती है, ठीक है। ये वेरियस रिपोर्ट्स के आधार पे कंपनी निकालती है कि हमारी वीकनेस क्या है, हम कहाँ पे कमज़ोर हैं, और हमारी जो स्ट्रेंथ क्या है, हम कहाँ पे पावरफुल है, ठीक है। जहाँ वीकनेस होती है कंपनी अपने आप को उसको मतलब उससे उभारने की कोशिश करती है, जो वीकनेस है उससे, ठीक है। अब हम लोग आते हैं कि सेकंड जो एडवांटेज है वो ये है कि ये एक कंपनी की ओवरऑल पिक्चर को हमारे सामने रख देता है, ठीक है। कंपनी किस तरह से काम कर रही है इस पिक्चर को देखते हुए टॉप लेवल मैनेजमेंट आगे के डिसीजंस लेता है, ठीक है। तीसरा जो आता है वो है कि कस्टमर का डेटा और फीडबैक, जो कस्टमर का डेटा और फीडबैक लिया जाता है वो कंपनी के रिकॉर्ड्स में रखा जाता है, ताकि फ्यूचर जो प्रोडक्ट लॉन्च हो वो उसके डेटा और फीडबैक के आधार पे हो, या जो भी उसका प्रोडक्ट है अगर कहीं पे उसकी शिकायत आ रही है, अगर फीडबैक कम अच्छा नहीं आ रहा है तो भी आप जो है इस कस्टमर डेटा का यूज़ करके अपने प्रोडक्ट को सही मतलब अपने प्रोडक्ट में कुछ कमियां हैं तो उसको सही कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है अगर आपका एमआईएस अच्छा है तो आप जो है कंपनी डायरेक्ट मार्केटिंग भी परफॉर्म कर सकती है, प्रमोशन एक्टिविटीज़ भी परफॉर्म कर सकती है। इस तरह से कस्टमर्स के बाइंग ट्रेंड्स और बिहेवियर्स को देख के भी आप प्रोडक्ट को लॉन्च कर सकते हो। सेल्स और रेवेन्यू रिपोर्ट्स भी आपको प्रोडक्ट को लॉन्च करने में, सेल बढ़ाने में आपकी हेल्प करती हैं। तो ये तो कुछ एडवांटेजेस हैं एमआईएस के। अब दोस्तों आप लोग आते हैं डिसएडवांटेज, क्योंकि दोस्तों एमआईएस लगातार वर्किंग में रहता है, रोज़ उसको डेटा मिलते हैं, रोज़ वो अपने डेटा को अपडेट करके इन्फॉर्मेशन को जनरेट करता है, इसलिए जो ये मतलब ये बहुत सेंसिटिव होता है, उसको कांस्टेंट मॉनिटरिंग की रिक्वायरमेंट होती है। दूसरी बात ये है कि एमआईएस का बजटिंग करना बहुत इम्पॉसिबल है, क्योंकि आपके नीड रोज़ चेंज हो रहे हैं, आपके रिपोर्ट्स रोज़ चेंज हो गए, तो बजटिंग एमआईएस की बहुत डिफ़िकल्ट है। तीसरी बात यह है कि एमआईएस सही रिपोर्ट्स तभी देगा, क्वालिटी ऑफ रिपोर्ट्स तभी देगा जब आपको क्वालिटी ऑफ इनपुट मिलेगा। तो क्वालिटी ऑफ इनपुट के ऊपर क्वालिटी ऑफ आउटपुट डिपेंड करता है, ठीक है। अगर टॉप लेवल मैनेजमेंट में लगातार चेंज हो रहा है तो हर आदमी का अपने काम करने का तरीका होता है। अगर टॉप लेवल मैनेजमेंट लगातार चेंज होगा तो एमआईएस इतना इफेक्टिव नहीं रहेगा। ये कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस थे एमआईएस के। मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आएंगे। चलिए अब अपन आगे चलते हैं सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के ऊपर।
अब दोस्तों सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल क्या होती है, तो अगर मैं एक शॉर्ट डेफिनेशन में इसकी बात करूं तो मैं कह सकता हूं कि जिस टाइम हमने ये सोचा कि हमको इस पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए या किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए सिस्टम डेवलप करवाना है, तो उस मिनट से लेकर, उस क्षण से लेकर जब तक वो सिस्टम उस एंड यूज़र को उस एंड यूज़र को डिलीवर नहीं हो जाता, जब तक का पूरा टाइम जो है सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल कहलाती है। मतलब सिस्टम को डेवलप करने से, सोचने से लेकर उसके डिलीवरी तक जो टाइम बीच में लगता है उसको हम सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल कहते हैं। अब दोस्तों इस लाइफ साइकिल के कुछ फेजेस होते हैं, ठीक है। ये 6 फेजेस होते हैं इस लाइफ साइकिल के। पहला होता है फिजिबिलिटी स्टडी, दूसरा होता है एनालिसिस, तीसरा होता है डिज़ाइन, फिर डेवलपमेंट, इम्प्लीमेंटेशन और मेंटेनेंस। तो दोस्तों आइए इनको समझते हैं। सबसे पहले है इनिशियल इन्वेस्टिगेशन। अब दोस्तों इनिशियल इन्वेस्टिगेशन क्या होता है, सबसे पहले तो अगर हम किसी एक सिस्टम को डेवलप करने वाले हैं तो हम ये देखेंगे कि प्रॉब्लम है क्या, हम प्रॉब्लम को समझेंगे, ठीक है। हम प्रॉब्लम को समझेंगे, हम इस सिस्टम को क्यों चेंज करना चाह रहे हैं वो हम देखेंगे। ये सिस्टम पहले कैसे काम करता था, अब जब चेंज होगा तो कैसे काम करेगा, इसको देखेंगे। तो दोस्तों और उस सिस्टम की वाकई ज़रूरत है क्या, या वो सिस्टम जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर पा रहा है क्या, ये सारी चीज़ें जो हैं इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में आ जाती हैं। तो हम जब भी कोई सिस्टम डेवलप करेंगे तो हम इन सब चीज़ों को ध्यान में रखकर सिस्टम को सबसे पहले इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में इन सारी चीज़ों को इन्वेस्टिगेट करेंगे। ये जब हमें सेटिस्फाइड हो जाएगा कि ये वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी सिस्टम चेंज करने से, तभी हम इस पे आगे बढ़ेंगे, नहीं तो हम यहीं पे होल्ड कर लेंगे। तो सबसे पहले तो ये हो गया इनिशियल इन्वेस्टिगेशन का फेज़। अब दोस्तों अपन लोग आते हैं फिजिबिलिटी स्टडी। फिजिबिलिटी स्टडी का मतलब ये होता है दोस्तों कि क्या जो हम अभी आपने इनिशियल इन्वेस्टिगेशन पढ़ लिया, अब अपन ने समझ लिया कि भाई अगर हम नया सिस्टम लगाएंगे तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। पर एक्चुअली क्या वो सिस्टम वर्केबल रहेगा वहाँ पर, भाई सिस्टम तो लग जाएगा, सिस्टम चालू हो जाएगा, लेकिन क्या वो वर्केबल रहेगा। अब फिजिबिलिटी स्टडी बहुत टाइप की होती है, इकोनॉमिक फिजिबिलिटी, सोशल फिजिबिलिटी। सबसे पहले तो ये कि हम ये देखेंगे कि भाई ये इकोनॉमिकली फिजिबल है कि नहीं। अगर हम सिस्टम को इंस्टॉल कर रहे हैं तो ऐसा तो नहीं कि कस्टमर के ऊपर काफ़ी ज़्यादा लोड आ रहा है पैसे का, ठीक है। तो सबसे पहले तो इकोनॉमिक फिजिबिलिटी। दूसरी बात, अगर हम सिस्टम को चेंज कर रहे हैं तो सोशली वहाँ पे जो लोग काम कर रहे हैं उनके बीच में हमको क्या चेंज करना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं कि 50 लोगों का स्टाफ है तो 25 लोगों को निकालना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें हमको वहाँ पे देखनी पड़ेंगी। तो हमको सोशल फिजिबिलिटी, इकोनॉमिकल फिजिबिलिटी, तो वो सिस्टम वहाँ पर वर्केबल है कि नहीं है, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर देखेंगे। तीसरा जो फेज़ है वो है एनालिसिस का। अब दोस्तों मान लीजिए इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में पास हो गया, हमने बोला कि हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। फिजिबिलिटी स्टडी में भी पास हो गया, वो इकोनॉमिकली फिजिबल है, सोशली भी फिजिबल है, हम 1-2 आदमी लगा के अपना पूरा काम भी समझ सकते हैं, हम अपना पूरा काम हैंडल भी कर सकते हैं। तो ये आप फिजिबिलिटी स्टडी भी पास हो गया। अब अपन लोग आते हैं एनालिसिस के ऊपर। तो एनालिसिस में ये है कि हम ये देखेंगे कि जो अभी प्रेजेंट वर्किंग सिस्टम है उसके फीचर्स क्या हैं, उसकी प्रॉब्लम्स क्या हैं, ठीक है। और जो हम लगाएंगे उसमें इन प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है ना। अब ये होगा कैसे, ये एनालिसिस होगा कैसे, हम जितने डॉक्यूमेंट वहाँ पे अवेलेबल हैं उन सबको स्टडी करेंगे। इसके अलावा हम वहाँ स्टाफ से क्वेश्चंस करेंगे, उनसे फॉर्म्स भरवाएंगे, उनके इंटरव्यूज़ लेंगे, जो डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे अवेलेबल है उसकी स्टडी करेंगे, उन रिकॉर्ड्स की स्टडी करेंगे, वाउचर्स की स्टडी करेंगे। ये सब स्टडी जब हो जाएगा उसके बाद ये हमारा एनालिसिस फेज़ कहलाता है, इसकी पूरी स्टडी हम कर लेंगे। फिर अपन लोग आते हैं डिज़ाइन फेज़ के ऊपर। डिज़ाइन फेज़ में क्या होगा, आपने एनालिसिस कर लिया, पूरी चीज़ें समझ ली कि हाँ इस तरह से काम होता था, अब हमको ये काम को इस तरह से करना है, तो हम उस सिस्टम को डिज़ाइन मोड में आ जाएंगे। अब हमारा सिस्टम डिज़ाइन होना शुरू हो गया। तो सबसे पहले हम डिज़ाइन फेज़ में ये देखेंगे कि क्या होना है, कैसे होना है और किस तरह से काम होना है, ठीक है। वॉट द सिस्टम इज़ टू बी डू टू कन्वर्टेड इन टू हाउ द सिस्टम शैल डू इट। किस चीज़ के लिए हम सिस्टम को चेंज कर रहे हैं और कैसे वो सिस्टम उसको परफॉर्म करेगा, ठीक है। तो ये जो है ये डिज़ाइन फेज़ जो है इसके अंदर हम इनपुट्स, आउटपुट्स, फाइल्स, डेटाबेस सभी की डिज़ाइनिंग देखेंगे। इनपुट्स की, आउटपुट्स की, फाइल्स की, डेटाबेस की, प्रोसीजर्स की, ठीक है। और हम लोग इसका कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस भी करेंगे। इसी स्टेज पे होता है कॉस्ट बेनिफिट कि जो कॉस्ट हम लगाने वाले हैं इस सिस्टम पे,
ठीक है, जो सॉफ्टवेयर हार्डवेयर खर्चा हमें इस सिस्टम पे आएगा उसके बेनिफिट्स रहेंगे क्या इस सिस्टम पे, अगर उसके बेनिफिट्स नहीं देंगे तो सिस्टम पे यहीं पे स्टॉप हो जाएगा, उसके आगे प्रोसेस नहीं होगी। तो दोस्तों ये था हमारा डिज़ाइन फेज। अगर मान लीजिए वो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस भी पास हो गया और हमें पता है कि हमें सिस्टम को लगाने के बाद हमें कोई नुकसान नहीं होगा, हमें बेनिफिट ही होगा, तब हम आगे बढ़ेंगे। तो हम लोग आएंगे डेवलपमेंट फेज़ के ऊपर। अब क्या होता है, डिज़ाइन में पूरे आपके इनपुट आउटपुट डिज़ाइन हो गए, सारे डेटाबेस डिज़ाइन हो गए, अब इसकी प्रोग्रामिंग करेंगे। तो प्रोग्रामिंग जब होती है तो उस फेज़ को हम लोग डेवलपमेंट फेज़ कहते हैं। ठीक है, इसमें हमारा जो कंप्यूटर जो सिस्टम है वो प्रोग्राम होना शुरू हो जाता है। तो इस तरह से हम पूरी सिस्टम की प्रोग्रामिंग करेंगे, उनके हर लेवल्स को टेस्ट करेंगे, उनकी यूनिट लेवल टेस्टिंग होगी, हर सब सिस्टम चेक होगा, सिस्टम की टेस्टिंग होगी, यूज़र एक्सेप्टेंस की, यूज़र जो इनपुट करता है उसकी टेस्टिंग होगी। जब ये पूरा डेवलपमेंट फेज़ कंप्लीट हो जाएगा तो हमारा अगला फेज़ आएगा, वो कहलाएगा हमारा इम्प्लीमेंटेशन फेज़। अब इम्प्लीमेंटेशन में क्या होगा, आपका सिस्टम डेवलप हो गया, अब ये काम करने तैयार है, तो आपने वहाँ पे जहाँ ओरिजिनल सिस्टम आपका लगना है वहाँ पे आपने इसको इम्प्लीमेंट कर दिया और लगा के चालू कर दिया। चालू करने पे क्या होगा, आपके जितने पुराने ओल्डर सिस्टम्स हैं उनकी पूरी फाइल्स वगैरह को लेके आपको इसके अंदर कॉपी करना पड़ेगा, उनके फॉर्म्स को पूरा कॉपी करना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें इसी फेज़ में जो है इसी फेज़ में होती हैं। तो ये सारी जो फाइल कन्वर्जन है, कॉपी है और जो पूरा सिस्टम चेंज होना है वो सब यहाँ पे चेंज होकर नया सिस्टम आपका चालू हो जाएगा। इसको हम इम्प्लीमेंटेशन फेज़ बोलते हैं। ठीक है, और हमको इम्प्लीमेंटेशन फेज़ में ऐसा रखना चाहिए कि जो पुराना डेटा है वो कम से कम डिस्ट्रॉय हो, कम से कम लॉस हो हमारा। वैसे तो हम कोशिश करेंगे कि हमारा पुराना डेटा कुछ भी लॉस ना हो। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर मान लीजिए कॉपी करने में, कन्वर्जन करने में या डेटा को ट्रांसफ़र करने में कुछ लॉस होता है तो हम मिनिमम लॉस की स्ट्रेटेजी पे चलेंगे। अब जो अगला फेज़ आता है दोस्तों वो आता है मेंटेनेंस का। ये सबसे लंबा फेज़ होता है साइकिल के अंदर। सिस्टम चालू हो गया, सिस्टम सही काम कर रहा है तो उसका मेंटेनेंस का सबसे लंबा फेज़ होता है, मतलब सिस्टम रेगुलरली मेंटेन होना चाहिए। ठीक है, ये मेंटेनेंस सिस्टम प्रोफेशनल्स द्वारा किया जाता है। ठीक है, और ये सबसे लॉन्गेस्ट फेज़ होता है सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का। इसमें जो जो प्रॉब्लम्स आती है उन प्रॉब्लम्स को आपको फिक्स करना है। ठीक है, जब सिस्टम यूज़ में आना शुरू हो जाएगा तो क्या है कि बहुत जगह ऐसी चीज़ें रहती हैं जो छूट जाती है। वैसे तो कोशिश करते हैं सॉफ्टवेयर सिस्टम्स में कि सारी की सारी चीज़ें बिल्कुल एक्यूरेट हो, पर फिर भी ह्यूमन से मिस्टेक्स हो जाती हैं, तो उनको एवेल्यूएट करना, उन जो भी टेयर एंड वियर है उनको सही करना। ठीक है, ये सारी चीज़ें मेंटेनेंस में होती हैं। तो दोस्तों ये था सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के डिफरेंट फेजेस की स्टडी। अब दोस्तों हम लोग आगे चलते हैं सिस्टम प्लानिंग के ऊपर। हम लोग कंसिडरेशन ऑफ सिस्टम प्लानिंग। तो दोस्तों एक्चुअली प्लानिंग होती क्या है, कोई भी चीज़ को कैसे करना है, कहाँ करना है, कब करना है और कैसे करना है, ये हमारी प्लानिंग होती है। ठीक है ना। तो अब अगर हमारा सिस्टम प्लान नहीं रहेगा या कोई प्लानिंग नहीं है तो क्या होता है कि हमारी जो हम गोल्स को अचीव करने वाले होते हैं वो उससे हम अक्सर पीछे रह जाते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप सिस्टम को सही से प्लान करेंगे, कौन करेगा, कैसे होगा, तो ये जो प्लानिंग है ये आपके गोल्स को अचीव करने में आपकी हेल्प करती है और ये फ्यूचर के लिए काफ़ी अच्छी स्ट्रेटजी है। बिना प्लान किए चीज़ें अक्सर ख़राब हो जाती हैं या अपने गोल्स पे नहीं पहुंच पाती। अब प्लानिंग के जो नेचर है वो क्या होता है, अगर प्लान करते हो तो प्लानिंग का नेचर क्या होता है, ये गोल ओरिएंटेड है, गोल्स अचीव करने के बारे में बताता है, प्राइमरी फंक्शंस क्या होने चाहिए, ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, रेगुलरली प्लानिंग होना चाहिए, ये हमेशा फॉरवर्ड लुकिंग होना चाहिए। ये फॉरवर्ड लुकिंग मतलब कि अब आगे क्या करना है, इन्वॉल्व चॉइसेस। अगर मान लीजिए आपके पास कहीं एक जगह आप फंस रहे हो, रुक रहे हो या आपको रास्ता नहीं मिल रहा है तो आप दूसरी चॉइस पे दूसरे को चॉइस करके आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन रुकेंगे नहीं। ठीक है, ये इकोनॉमी में हेल्प करती है और इफ़िशेंट रहती है, डायरेक्ट टूवर्ड्स इफ़िशेंसी। तो दोस्तों ये जो पूरी चीज़ें हैं ये जो है आपकी नेचर ऑफ प्लानिंग है। अब दोस्तों पर लोग आते हैं कि प्लानिंग्स कितने टाइप्स की होती है। तो ये स्ट्रेटेजिक प्लान, टैक्टिकल प्लान, ऑपरेशन प्लान्स, लॉन्ग टर्म प्लान्स और शॉर्ट टर्म प्लान्स। तो अब इसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ कि स्ट्रेटेजिक प्लान्स क्या होते हैं। अब दोस्तों स्ट्रेटेजिक प्लान्स का मतलब होता है वो प्लानिंग जो कि टॉप लेवल मैनेजमेंट फ्यूचर को देखते हुए बनाता है। ठीक है, अब टॉप लेवल मैनेजमेंट क्या करता है, ये देखता है कि फ्यूचर में क्या घटने वाला है, क्या अच्छा होने वाला है, क्या हम बिज़नेस करेंगे, हम अपने बिज़नेस को कैसे बढ़ा सकते हैं।
तो वो जितना भी ये प्लानिंग है ये स्ट्रेटेजिक प्लानिंग कहलाती है। ठीक है, ये लगभग 3 से 5 साल की होती है। ठीक है, और ये टॉप लेवल मैनेजमेंट द्वारा ली जाती है। इसको हम स्ट्रेटेजिक प्लानिंग बोलते हैं। अब दोस्तों अगला जो है वो है टैक्टिकल प्लानिंग। टैक्टिकल प्लानिंग क्या करती है, जो ये प्लानिंग ऊपर स्ट्रेटेजिक प्लानिंग होती है उस स्ट्रेटेजिक प्लानिंग को ग्राउंड लेवल पे कैसे लेके आना है ये हमारा मिडिल लेवल मैनेजमेंट देखता है। ठीक है, तो मिडिल लेवल मैनेजमेंट तो ये जो अब ये उन्होंने प्लान बता दिया कि इसको इस तरह से होना है। अब वो होना कैसा है वो आपका मिडिल लेवल मैनेजमेंट डिसाइड करता है, और ये जो डिसीजन है इसको हम टैक्टिकल प्लानिंग इसको टैक्टिकल प्लानिंग कहते हैं। मतलब वो देखेगा कि भाई ये ऊपर जो डिसीजन लिया है वो इस तरह से लिया है, तो अब इसको हम लोग किस तरह से प्लान करेंगे, तो उसको ग्राउंड्स पे लेके आने के लिए वो प्लानिंग करते हैं। इसको हम टैक्टिकल प्लानिंग बोलते हैं। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है दीज प्लान्स ट्रांसलेट स्ट्रेटेजिक प्लान्स इनटू स्पेसिफिक गोल। जो स्ट्रेटेजिक प्लान्स है उनको स्पेसिफिक गोल्स में कन्वर्ट करने का काम टैक्टिकल प्लानिंग करती है फॉर स्पेसिफिक पार्ट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, टैक्टिकल प्लान्स आर कंसर्न्ड विद इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्ट्रेटेजिक प्लान बाय कोऑर्डिनेटिंग द वर्क ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन। जो ऊपर स्ट्रेटेजिक प्लानिंग हुई है उसको किस तरह से इम्प्लीमेंट करना है वो टैक्टिकल प्लानिंग हमारी रहती है। अब दोस्तों अगला जो आता है वो आता है ऑपरेशनल प्लान के बारे में। ठीक है, ऑपरेशनल प्लानिंग का मतलब ये होता है कि आप ऊपर वाले मैनेजमेंट ने, टॉप लेवल मैनेजमेंट ने बोला कि ऐसा होना है। ठीक है, मिडिल लेवल ने बोला कि हाँ ये इस तरह से हो जाएगा, पर उसको एक्चुअली ग्राउंड के अंदर उतारता कौन है, वो लोअर मैनेजमेंट है। जैसे एग्जांपल आपको बता रहा हूँ, जैसे जियो जब लॉन्च हुआ था तो ऊपर वाले मैनेजमेंट ने सिर्फ ये बोला कि हाँ इस तरह से होना चाहिए, एक डाटा अनलिमिटेड होना चाहिए, फ़ोन कॉल अनलिमिटेड होने चाहिए। अब मिडिल लेवल मैनेजमेंट ने देखा करना कैसे है। ठीक है, और फिर लोअर मैनेजमेंट ने वहाँ पे टॉवर्स लगाए, उन टॉवर्स को इंस्टॉल किया, तो ये लोअर मैनेजमेंट का काम है। मतलब ग्राउंड्स पे लेके आना, ऊपर की स्ट्रेटेजिक प्लानिंग को ग्राउंड्स पे लेके आना, टैक्टिकल प्लानिंग को ग्राउंड्स पे लेके आना, वो लोअर मैनेजमेंट का काम है। इसलिए हम इसको ऑपरेशनल प्लानिंग बोलते हैं, जो कि ऑपरेट होती हो। ठीक है, तो ये थे हमारे तीनों प्लानिंग, स्ट्रेटेजिक, टैक्टिकल और ऑपरेशनल। अब दोस्तों अब अपन लोग आते हैं, दो प्लान्स थे, लॉन्ग टर्म प्लान और शॉर्ट टर्म प्लान्स। लॉन्ग टर्म प्लान्स क्या होते हैं, जनरली 5 साल से ज़्यादा के लिए होते हैं। ये बड़ी बड़ी कंपनीज अपने प्लान्स लॉन्ग टर्म प्लान्स ही बनाती हैं। शॉर्ट टर्म प्लान्स जो होते हैं वो 2 साल से छोटे होते हैं। ठीक है, और ये जनरली ग्रुप्स में बनाए जाते हैं, जैसे प्रोडक्शन का ग्रुप हो गया, मार्केटिंग का ग्रुप हो गया, फाइनेंस का ग्रुप हो गया, इस तरह ग्रुप्स में बनाए जाते हैं। अब दोस्तों अपन लोग आते हैं फ्यूचर ऑफ प्लानिंग, प्रोसेस ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग का प्रोसेस क्या होता है, तो सबसे पहला जो स्टेप है वो है गोल्स को आइडेंटिफाई करना, हमारे गोल्स क्या हैं। ठीक है, अब इसका इस तरह से दिखाया हुआ है मैंने कि प्रोसेस क्या है। पहले गोल्स को हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है, हमारे गोल्स क्या हैं। फिर हम अपने रिसोर्सेज को आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारे पास इस गोल्स को अचीव करने के लिए क्या क्या रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। फिर हम स्ट्रेटजीज़ को फॉर्मुलेट करेंगे, मतलब हम देखेंगे कि हमारे पास क्या चीज़ नहीं है, अगर हमारे पास नहीं है तो हम किस तरह से उसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर हमारे पास कोई चीज़ नहीं है तो हम उसके अल्टरनेटिव्स को खोजेंगे, अल्टरनेटिव्स को खोजते हुए हम अपने एक्शन को चेंज करेंगे, हम अपने एक्शन को लेंगे, फिर हम अपने प्लान को इम्प्लीमेंट करेंगे और फिर उसको हम कंट्रोल और इवेल्युएट करेंगे। दोस्तों ये जो है 7 स्टेजेस की प्रोसेस होती है प्लानिंग की। अब इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। पहला जो है वो है आइडेंटिफाई गोल्स, गोल्स को आइडेंटिफाई करना। तो ये तो मैं आपको बता ही चुका हूँ कि हमें करना क्या है, वो चीज़ हमको देखना है। ठीक है, हमारे टारगेट्स क्लियर होना चाहिए। ठीक है, और ये टारगेट्स जब तक क्लियर नहीं होंगे आप गोल्स को अचीव नहीं कर पाओगे। फिर सेकंड जो आता है वो आता है रिसोर्सेज को, कि आपके पास जो प्रेजेंट पोजीशन में क्या क्या रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। ठीक है, तो आपके रिसोर्सेज को आप आइडेंटिफाई कर रहे हो। ठीक है, और ये रिसोर्सेज किस तरह से काम आ सकते हैं आपके गोल्स को अचीव करने में। फिर अगला जो स्टेप है वो है फॉर्मुलेट स्ट्रेटेजीज, जो आप पॉसिबल लिस्ट ऑफ एक्शंस परफॉर्म कर सकते हो गोल्स को अचीव करने में। मतलब आप एक पॉसिबल एक्शंस की लिस्ट बनाओगे कि मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, इसके बाद मेरा ये गोल अचीव हो जाएगा। तो ये आप स्ट्रेटेजीज बनाओगे पूरी। फिर आप एवोल्यूशन ऑफ अल्टरनेटिव्स, मतलब मान लीजिए अगर आपके पास कोई चीज़ है, कोई चीज़ नहीं है, तो आपके पास जो एडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेजेस हैं रिसोर्सेज के, वो सारे एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस आप लिस्ट करोगे, एडवांटेजेस को लेके चलोगे, डिसएडवांटेजेस को आप हटाने की कोशिश करोगे। ठीक है, अब दोस्तों अपन लोग आते हैं सेलेक्ट कोर्स ऑफ एक्शन। अब आपने आपके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देख लिए, अब आप क्या करोगे, एक्शन को सिलेक्ट करोगे कि अब करना क्या है, कौन किस प्रोसेस में इन्वॉल्व रहेगा।
कौन से रिसोर्सेज कहाँ पे इन्वॉल्व होंगे, कितने समय के लिए इन्वॉल्व होंगे, कैसे इन्वॉल्व होंगे, वो आप हु विल इन्वॉल्व, व्हाट रिसोर्स विल बी इन्वॉल्व, किसको असाइन किया है, कैसे प्लान एवेल्यूएट होगा, वो सारा आपका कोर्स ऑफ एक्शन के ऊपर डिपेंड करेगा। जब आपका कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड हो गया, फिर आप प्लान को इम्प्लीमेंट करोगे, मतलब आपका पूरा प्लान बन चुका है, अब उसका जब इम्प्लीमेंटेशन बचा है तो आप उसको इम्प्लीमेंट कर दोगे। जैसे ही आपका प्लान इम्प्लीमेंट हुआ, आप जो है आपका गोल्स आपको अचीव होने लग जाएगा, आपका गोल्स आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो जब आपका प्लान इम्प्लीमेंट होगा तो पूरा गोल्स आप अगर आप सबको सही किया हुआ है तो आपका गोल आपका अचीव हो जाएगा। फिर उस प्लान को कंट्रोल और मेंटेन करना आप किस तरह से। अब दोस्तों मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ इनिशियल इन्वेस्टिगेशंस के बारे में। दोस्तों इनिशियल इन्वेस्टिगेशन हमारा वो पार्ट होता है सिस्टम एनालिसिस का जब हम ये प्रॉब्लम को इनिशियली इन्वेस्टिगेट करते हैं। अब दोस्तों प्रॉब्लम को इनिशियली इन्वेस्टिगेट करने के लिए हमारे पास यहाँ पे 5 स्टेप्स होती हैं। पहले स्टेप है प्रॉब्लम को डिफाइन करना, दूसरी स्टेप है बैकग्राउंड को एनालिसिस करना, फिर उसके फैक्ट्स को गैदरिंग, फिर फैक्ट को एनालाइज करना, फिर कंक्लूजन और इनिशियल इन्वेस्टिगेशन। चलिए दोस्तों इसको डिटेल में समझते हैं कि प्रॉब्लम की डेफिनेशन और प्रोजेक्ट इनिशियलाइजेशन क्या होता है। अब दोस्तों सबसे पहले आते हैं हम लोग प्रॉब्लम की डेफिनेशन और प्रोजेक्ट इनिशियलाइजेशन के ऊपर। तो इनिशियल इन्वेस्टिगेशन यहाँ से स्टार्ट होती है कि एक्चुअली प्रॉब्लम है क्या, हमें अपना ऑब्जेक्टिव समझ में आना चाहिए, यूज़र एक्चुअली चाहता क्या है, क्या अचीव करना चाहता है, हमें उसकी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है। ये पहली स्टेप है। अगर प्रॉब्लम डिफाइंड होगी और प्रॉब्लम आइडेंटिफाइड होगी तभी हम आगे नेक्स्ट स्टेप पे आएंगे। तो ये इनिशियल इन्वेस्टिगेशन की पहली स्टेप है। अब दोस्तों दूसरी जो स्टेप है वो है बैकग्राउंड एनालिसिस। अगर मान लीजिए आपकी प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हो जाती है, आपको समझ में आ जाता है कि हमारा गोल क्या है, हमें करना क्या है और प्रॉब्लम कहाँ पर है, तो आप फिर इसका बैकग्राउंड को एनालिसिस करेंगे। बैकग्राउंड एनालिसिस में क्या होगा दोस्तों कि जो भी अभी करंट वर्किंग सिस्टम है या सिस्टम नहीं है या कोई भी मैनुअल सिस्टम चल रहा है, उससे आप डेटा को गैदर करेंगे, डेटा को इकट्ठा करेंगे, ठीक है। उसके डॉक्यूमेंट्स को स्टडी करेंगे, उनके लोगों से बात करेंगे और पूरा सिस्टम को एनालाइज करेंगे कि सिस्टम चलता कैसे है या किस तरह से काम होता है और गोल्स किस तरह से अचीव किए जाते हैं, ठीक है। अब जब बैकग्राउंड आपने एनालिसिस कर लिया कि भाई ठीक है हमारा यहाँ पे प्रॉब्लम हमारा ये है और अभी हमारा इस तरह से काम हो रहा है, तो फिर आप क्या करेंगे, आप इस डेटा को जितने भी जो भी बैकग्राउंड एनालिसिस आपने किया है, जो भी अब दोस्तों पर लोग आते हैं डेटा फैक्ट्स एंड गैदरिंग के ऊपर। तो दोस्तों डेटा फैक्ट्स और गैदरिंग के अंदर क्या होता है, जो भी आपने बैकग्राउंड का एनालिसिस किया है, जो भी डॉक्यूमेंट्स को आपने स्टडी किया है, उन डॉक्यूमेंट्स को स्टडी करके आप डेटा को गैदर करेंगे और आप उन डेटा को एनालाइज करेंगे डिफरेंट टूल्स का यूज़ करके, फ्लो चार्ट्स का यूज़ करके, डेटा फ्लो डायग्राम का यूज़ करके, डिसीजन टेबल्स का यूज़ करके, डेटा एलिमेंट्स का, इनपुट आउटपुट, रिकरिंग डेटा का, रिपोर्ट्स का, इन सब का यूज़ करके आप बैकग्राउंड में एनालिसिस किए गए डेटा को अब दोस्तों मैं आता हूँ इनिशियल इन्वेस्टिगेशन की पहली स्टेप के अंदर, जिसका नाम है प्रॉब्लम डेफिनेशन एंड प्रोजेक्ट इनिशियलाइजेशन। दोस्तों प्रॉब्लम डेफिनेशन के अंदर ये पहली स्टेप है इनिशियल इन्वेस्टिगेशन की। इस इन्वेस्टिगेशन के अंदर हम ये देखेंगे कि एक्चुअली हमारी प्रॉब्लम है क्या, हमारा ऑब्जेक्टिव है क्या, ठीक है। अगर हमें अपनी प्रॉब्लम समझ में आएगी तभी हम सॉल्यूशन पे पहुंच पाएंगे। अगर हमें अपनी प्रॉब्लम ही समझ में नहीं आई तो हम सॉल्यूशन पे कभी नहीं पहुंच पाएंगे। तो सबसे पहला जो काम है वो है प्रॉब्लम को डिफाइन करना, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना, ठीक है। अगर प्रॉब्लम डिफाइन हो जाती है, प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हो जाती है, तो सेकंड स्टेप आती है, वो कहलाती है हमें बैकग्राउंड एनालिसिस। हाँ, बैकग्राउंड एनालिसिस में एक्चुअली होता क्या है दोस्तों, हम लोग इन्फॉर्मेशन को गैदर करते हैं, हम लोग ये एनालिसिस करते हैं कि ये काम एक्चुअली हो कैसे रहा है, अभी जो प्रेजेंट सिस्टम है उसमें काम कैसे हो रहा है, या कोई प्रेजेंट सिस्टम नहीं है, या फिर प्रेजेंट सिस्टम अगर मैनुअल है तो उसमें काम किस तरह से हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हम एक पूरे बैकग्राउंड का एनालिसिस करते हैं, उस सिस्टम का एक एनालिसिस होता है, ठीक है। और इस बैकग्राउंड एनालिसिस के अंदर हम डेटा को गैदर करते हैं, डिफरेंट टेक्निक से हम डेटा को इकट्ठा करेंगे,
उस जो ऑर्गेनाइजेशन है या जो सिस्टम हमारा चल रहा है उसके आधार पे उसकी सभी डिपार्टमेंट्स का डेटा हम इकट्ठा करेंगे और फिर उसको हम एनालिसिस करेंगे। तो ये हमारा ये जो स्टेप है ये हमारा बैकग्राउंड एनालिसिस स्टेप कहलाता है। अब दोस्तों इसके बाद जो आता है वो आता है हमारा डेटा फैक्ट्स एंड गैदरिंग। अब जो भी डेटा हमने इकट्ठा किया है बैकग्राउंड एनालिसिस में, ठीक है, उसको हम यहाँ पर क्या करेंगे, गैदर करेंगे और उनको क्या करेंगे, उनको ड्रॉ करेंगे, ठीक है। अब दोस्तों जो भी मैंने बैकग्राउंड एनालिसिस में डेटा को गैदर किया है उस डेटा को मैं ऑर्गेनाइज करूँगा, एवेल्यूएट करूँगा और कंक्लूजन्स को ड्रॉ करूँगा। तो कंक्लूजन्स को ड्रॉ करने के लिए मेरे पास बहुत सारे टूल्स दिए हुए हैं, जैसे कि फ्लो चार्ट है, डेटा फ्लो डायग्राम है, डिसीजन टेबल है। इनकी हेल्प की मदद से इनकी हेल्प से हम कंक्लूजन्स को ड्रॉ करेंगे और जो हमने डेटा इकट्ठा किया है बैकग्राउंड एनालिसिस में उसको हम एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन में देखेंगे, ठीक है। जब ये हमारा स्टेप कंप्लीट हो जाएगा तो हम फैक्ट एनालिसिस पे आ जाएंगे। अब फैक्ट एनालिसिस पे हम क्या करेंगे, अब फैक्ट एनालिसिस में जब हमने पूरा कंक्लूजन ड्रॉ कर लिया तो हमारे पास अब डेटा फैक्ट्स और गैदरिंग में जो हमने कंक्लूजन निकाला है उन कंक्लूजन को यहाँ पर हम लोग एनालिसिस करेंगे। हम ये देखेंगे कि हमारे सिस्टम में जो कंक्लूजन निकला है उसमें एक्चुअली प्रॉब्लम है क्या प्रॉब्लम है और किस प्रॉब्लम को सॉल्व होना है, ठीक है। जो नया सिस्टम रहेगा वो किस तरह से रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करेगा, ठीक है। उसके लिए हम अब जो फैक्ट एनालिसिस जो कंक्लूजन्स हमारे पास निकले हैं, ठीक है, उसके लिए भी फिर हम जो डॉक्यूमेंट्स की स्टडी करेंगे, रिकॉर्ड्स की स्टडी करेंगे, ठीक है। जो रिकॉर्ड्स हमारे पास अवेलेबल है उनकी स्टडी करेंगे, इनपुट फॉर्म्स की स्टडी करेंगे। इस पूरी स्टडी के बाद हम एक एनालिसिस करेंगे। उसके बाद फिर जो लास्ट स्टेप आती है दोस्तों वो आती है कंक्लूजन और इनिशियल इन्वेस्टिगेशन की, कि हमारा जो कंक्लूजन है इन सारी स्टेप से कंक्लूजन क्या आया है और फिर इस स्टेप के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो ये दोस्तों एक बहुत प्राइमरी प्रोसेस है सिस्टम एनालिसिस और डिज़ाइन की। अब दोस्तों हम लोग आते हैं कंक्लूजन एंड इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में। अब जब हम ये सब एनालिसिस हो जाएगा, डेटा हमारा इकट्ठा हो गया, फैक्ट भी एनालिसिस हो गए, तब फिर हम ये देखेंगे कि सिस्टम का ऑब्जेक्टिव क्या है। अब कंक्लूजन हमारे पास आ चुका है तो सिस्टम का ऑब्जेक्टिव क्या है, बेनिफिट्स क्या होंगे इससे, इसके आउटपुट के डिस्क्रिप्शंस क्या होंगे, इसके इनपुट के डिस्क्रिप्शंस क्या होंगे, और फिर ये सिस्टम जब लगेगा तो ये टेक्निकली फिजिबल है कि नहीं है, सोशली फिजिबल है कि नहीं है और इकोनॉमिकली फिजिबल है कि नहीं है। ये तीनों की स्टडी हम इस स्टेप में करेंगे। तो दोस्तों ये था मेरा इनिशियल इन्वेस्टिगेशन। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों जो मेरा अगला टॉपिक है वो है डिटरमाइनिंग यूज़र रिक्वायरमेंट एंड एनालिसिस। तो दोस्तों इस वाले टॉपिक के अंदर ये बताया गया है कि यूज़र की रिक्वायरमेंट को हमको डिटरमाइन करना है और उसका हमको एनालिसिस करना है। अब ये प्रोसेस क्या कहलाती है दोस्तों, ये प्रोसेस कहलाती है रिक्वायरमेंट एनालिसिस, ठीक है। इसमें यूज़र के हम एक्सपेक्टेशंस को देखते हैं कि यूज़र हमसे क्या एक्सपेक्ट करता है, उस एप्लीकेशन जो हम बिल्ड करेंगे या मॉडिफाई करेंगे उससे यूज़र की एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, और इस पूरे प्रोसेस को हम रिक्वायरमेंट एनालिसिस बोलते हैं। हम इसमें यूज़र की एक एक रिक्वायरमेंट को एनालिसिस करते हैं और जो हमारा करंट प्रोजेक्ट है या फिर जो करंट फंक्शन है उसके अंदर क्या रिपोर्ट्स मिल रही हैं, वो किस तरह से चेंज कराना चाहता है, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर देखते हैं। इसमें हर स्टेक होल्डर के नीड्स को ध्यान में रखा जाता है। जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको आइडेंटिफाई करके उनकी नीड्स को आइडेंटिफाई किया जाता है कि हर स्टेक होल्डर क्या चाहता है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इसलिए हम लोग ये कह सकते हैं कि रिक्वायरमेंट एनालिसिस क्या है, एनालाइज करना, डॉक्यूमेंट करना, वैलिडेट करना, मैनेज करना सॉफ्टवेयर को या सिस्टम की रिक्वायरमेंट को। तो इस तरह से ये पूरा जो है रिक्वायरमेंट एनालिसिस होता है। और जो जितनी भी अच्छी हाई क्वालिटी रिक्वायरमेंट्स है वो जो होती है उनको डॉक्यूमेंट किया जाता है। वो एक्शनेबल होती हैं, मेजरेबल होती हैं, टेस्टेबल होती हैं और ट्रेसेबल होती हैं, ठीक है। जो रिक्वायरमेंट हैं वो सारी डॉक्यूमेंटेड होती हैं, ठीक है। जितनी भी हाई क्वालिटी रिक्वायरमेंट्स है वो उनका डॉक्यूमेंट किया जाता है। वो रिक्वायरमेंट जो है एक्शनेबल होती हैं, मेजरेबल भी होती हैं, टेस्टेबल भी होती हैं और ट्रेसेबल भी होती हैं।
तो दोस्तों ये थी यूज़र की रिक्वायरमेंट। अब दोस्तों इसमें क्या है, रिक्वायरमेंट एनालिसिस प्रोसेस में 4 स्टेप का प्रोसेस होता है। पहला होता है इलेक्टिंग रिक्वायरमेंट, दूसरा होता है एनालाइजिंग रिक्वायरमेंट, तीसरा होता है रिक्वायरमेंट मॉडलिंग, चौथा होता है रिव्यू एंड रिव्यूज़। अब दोस्तों हम लोग आते हैं रिक्वायरमेंट एनालिसिस प्रोसेस के अंदर। दोस्तों रिक्वायरमेंट एनालिसिस प्रोसेस 4 स्टेप से बना होता है। पहला होता है इलेक्टिंग रिक्वायरमेंट्स, दूसरा होता है एनालाइजिंग रिक्वायरमेंट, तीसरा होता है रिक्वायरमेंट मॉडलिंग और चौथा होता है रिव्यू। तो सबसे पहले एक्टिंग रिक्वायरमेंट में क्या होता है, हम इसमें यूज़र के साथ, कस्टमर के साथ कम्युनिकेट करते हैं और कम्युनिकेट करके हम उसकी रिक्वायरमेंट को इकट्ठा करते हैं। इसको हम लोग इलेक्टिंग रिक्वायरमेंट कहते हैं। ठीक है। एनालाइजिंग रिक्वायरमेंट के अंदर क्या होता है, इसके अंदर हम उन रिक्वायरमेंट्स को देखते हैं जो कि अनक्लियर हैं, मतलब जिनका क्लियरेंस जो मतलब समझ में नहीं आ रही हैं, जो इनकम्प्लीट हैं, जो एम्बिग्युअस हैं और जो कॉन्ट्रडिक्टरी हैं। कॉन्ट्रडिक्टरी मतलब विरोधाभासी हैं। हम ऐसी रिक्वायरमेंट्स को देखते हैं और इन रिक्वायरमेंट्स को देखकर हम इनका एनालिसिस करते हैं। ठीक है। अब दोस्तों अगला जो टॉपिक है वो है रिक्वायरमेंट मॉडलिंग। रिक्वायरमेंट मॉडलिंग में हम क्या करते हैं, हम जितनी भी रिक्वायरमेंट्स है उनको डिफरेंट फॉर्मेट्स में डॉक्यूमेंट करते हैं। ये जो डॉक्यूमेंट करने के लिए जो फॉर्मेट्स हम लोग यूज़ करते हैं वो होता है यूज़ केस, ठीक है, यूज़र स्टोरीज, नेचुरल लैंग्वेज डॉक्यूमेंट्स और प्रोसेस स्पेसिफिकेशंस। हम इनके माध्यम से जितनी भी रिक्वायरमेंट है उनका मॉडल करते हैं, उनका डॉक्यूमेंट करते हैं। फिर इन सभी रिक्वायरमेंट्स को हम रिव्यू करते हैं। ठीक है। इन सारी इन्फॉर्मेशन को हम गैदर करते हैं और हम इन सारी रिक्वायरमेंट्स को रिव्यू करते हैं और इन रिक्वायरमेंट्स में हम इन रिक्वायरमेंट्स को हम इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। ठीक है। तो ये हमारा रिव्यू एंड रिस्पेक्ट, ये हमारा रिव्यू है। अब दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक पे आते हैं, रिक्वायरमेंट एनालिसिस टेक्निक्स के ऊपर। तो दोस्तों रिक्वायरमेंट की जो टेक्निक्स हैं, जो रिक्वायरमेंट है उसके लिए हमें बहुत सारे टूल्स दिए हुए हैं। इन टूल्स के आधार पे हम रिक्वायरमेंट का एनालिसिस कर सकते हैं। ठीक है। जो पहला टूल है वो है बिजनेस प्रोसेस टूल, UML, फ्लो चार्ट, डेटा फ्लो, रोल एक्टिविटी डायग्राम, ग्रांट चार्ट्स, इंटीग्रेटेड डेफिनेशन फॉर फंक्शन मॉडलिंग और गैप एनालिसिस। और भी बहुत से टूल्स हैं दोस्तों, जो मेन टूल्स है मैंने वो यहाँ पे आपको बता दिए हैं। तो इस तरह से ये हमारा रिक्वायरमेंट एनालिसिस टेक्निक्स एंड टूल्स हैं। दोस्तों मुझे उम्मीद है समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया हो तो प्लीज़ आप लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा और वीडियोज़ को शेयर कीजिएगा। वंदे मातरम, जय हिंद।